Hello students, welcome to the session of HR board. My name is Nandini Shukla and I teach you paper 2 of UGC NET exam. Subject name is labor welfare and subject code is 55. So today is a very important class. आज हम लोग डिस्कस करेंगे important acts and their sections. Before starting with the class, join the channel HR board and also the telegram group HR board official. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976 तक। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी वो वीडियो नहीं देखी, वो क्लास नहीं देखा है लेक्चर, वो जाके पहले उस क्लास को अटेंड करेंगे एंड देन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके beginning with the Industrial Employment Standing Orders Act of 1946. इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट ऑफ 1946 ये एक्ट कब फोर्स में आया था, नोट डाउन कर लीजिए, 23 अप्रैल 1946 को। मेरा ये क्लास बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप लोगों को सेक्शंस प्रोवाइड करना, ठीक है। इस क्लास में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ सेक्शंस प्रोवाइड कर रही हूँ, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। सो ये एक्ट फोर्स में कब आया था? 23 अप्रैल 1946। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। कहां पर अप्लाई होता है? जहां पर एस्टैब्लिशमेंट, जिन एस्टैब्लिशमेंट्स में 100 या मोर वर्कमैन है, वहां पर ये एक्ट अप्लाई होता है। So section 1 deals with short title, extent and application. Section 2 deals with interpretation, that is the definitions. Section 3 deals with submission of draft standing orders. Section 4 conditions for certification of standing orders. Section 5 is certification of standing orders. Section 6 appeals. Section 7 date of operation of standing orders. Section 8 register of standing orders. Section 9 posting of standing orders. Section 10 duration and modification. Section 10A payment of subsistence allowance. Very important section है section 10A. Section 11 है certifying officers and appellant authorities to have the powers of the civil court. Section 12 है oral evidence. Section 12A है temporary application of model standing orders. Section 13 है penalties and procedure. Section 13A है interpretation etc. of standing orders. Section 13B है act not to apply in certain industrial establishments. Section 14 है power to exempt. Section 14A है delegation of powers and Section 15 है power to make rules. सेक्शन से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो हमारे आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, कौन से सेक्शन में ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट के किस सेक्शन में पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस गिवन है। तो सेक्शन से दिए जाएंगे आप लोगों को 8, 9, 10, 10A, तो आप लोगों को बताना है कौन से सेक्शन के अंडर आता है। सेक्शन 10 क्लॉज A, पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2 में, जो कि है इंटरप्रिटेशन मींस डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज ए में है, राइट डाउन कर लीजिए, एपेलेट अथॉरिटी, जो कि अपॉइंट करता है कौन? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 2 क्लॉज बी में है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 2 क्लॉज सी में है सर्टिफाइंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 2 क्लॉज डी में है एम्प्लॉयर। सेक्शन 2 क्लॉज ई में है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। सेक्शन 2 क्लॉज जी में है स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड सेक्शन 2 क्लॉज आई में है वेजेस एंड वर्कमैन। सो कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में? सेक्शन 2 क्लॉज जी।
इंपॉर्टेंट है। इन सेक्शन 2 क्लॉज सी, सर्टिफाइंग ऑफिसर। ठीक है, ये दो सेक्शंस हैं जो कि आप लोगों के सेक्शन 2 के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, see the question. Industrial Employment Standing Orders Act is applicable in every industrial establishment where dash workmen are employed. अभी मैंने बताया 100 या more. So section C, section कह रहे हैं, option C is the right option. What is the time frame in which the employer shall submit 5 copies of the draft standing orders proposed by him for adoption in his industrial establishment? क्या टाइम फ्रेम होता है? 6 months from the date on which standing orders become applicable, that is option D. Next question, section 10B in the act deals with अब सेक्शन 10A तो हम लोग ने पढ़ा है, पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस। अब सेक्शन 10B तो नहीं पढ़ा है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज एडिशनल मैटर्स टू बी प्रोवाइडेड इन द स्टैंडिंग ऑर्डर्स रिलेटिंग टू ऑल इंडस्ट्रीज। नोट डाउन कर लीजिएगा सेक्शन 10B भी। ठीक है, नेक्स्ट है, एज पर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5 द स्टैंडिंग ऑर्डर shall come into operation on the expiry of how many days from the date on which authenticated copies are sent. कौन सी डेट से ऑपरेशन में आ जाएगा स्टैंडिंग ऑर्डर्स? एक्सपायरी ऑफ कौन सी डेट होगी? 30 days, 7 days, 15 days या 5 days? इट इज 30 days. जब 30 days एक्सपायरी हो जाएंगे तब हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑपरेशन में आ जाएगा। कब से? जब से ऑथेंटिकेटेड कॉपी सेंड हुई हैं। In which language is the text of the standing orders posted on the notice board? English, or that is understood by the majority of the workmen. Moving to the next act, Industrial Dispute Act of 1947, very important act. From the exam point of view, very important act. ये एक्ट कब फोर्स में आया है? 1 April 1947। 1 April 1947। अब इसमें देखिए कितने चैप्टर्स हैं। चैप्टर 5, 6, 7, चैप्टर 7 तक है। ठीक है, चैप्टर 7 तक है। अब चैप्टर 7 तक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, प्रिलिमिनरी। इसमें आता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। देन है डेफिनेशंस। सेक्शन 2 है डिसमिसल एक्सेट्रा ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कमैन टू बी डीम्ड टू बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। चैप्टर 2 आता है अथॉरिटीज अंडर दिस एक्ट। अब कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं इस एक्ट में? अब पहले हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, कौन कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसमें? सेक्शन 2 क्लॉज CC stands for closure. Section 2 clause G stands for employer. Section 2 clause J industry. Section 2 clause K industrial dispute. Section 2 ब्रैकेट में क्लॉज है ट्रिपल K which is layoff. Section 2 clause L lockout. Section 2 clause double O है retrenchment. Section 2 clause P है settlement. Section 2 clause Q है strike. ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं सेक्शन 2 के अंदर। कौन कौन से हो गया? सेक्शन 2 क्लॉज डबल C है क्लोजर, K है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ट्रिपल K है ले ऑफ, L है लॉकआउट, डबल O है रिट्रेंचमेंट, P सेटलमेंट, Q स्ट्राइक।
अब हमारा सेक्शन 3 आता है चैप्टर 2 के अंदर, वर्क्स कमेटी। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है सारे ही, यहां से लेके यहां तक। सेक्शन 3 वर्क्स कमेटी, सेक्शन 4 कंसिलिएशन ऑफिसर, सेक्शन 5 है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, सेक्शन 6 है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, सेक्शन 7 है लेबर कोर्ट, सेक्शन 7A है ट्रिब्यूनल्स, सेक्शन 7B है नेशनल ट्रिब्यूनल्स। सेक्शन 7C है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स एंड नेशनल ट्रिब्यूनल्स। सेक्शन 7D है क्वालिफिकेशंस। सेक्शन 8 है फिलिंग ऑफ वैकेंसीज। सेक्शन 9 है फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स कंस्टिट्यूटिंग द बोर्ड्स। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 2A, नोटिस ऑफ चेंज। सेक्शन 9A है नोटिस ऑफ चेंज। सेक्शन 9 क्लॉज B है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट। चैप्टर 2B है रेफरेंस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स टू ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटीज। सेक्शन 9C इंपॉर्टेंट है, सेटिंग अप ऑफ द ग्रीवियंस redress settlement authorities and reference of certain industrial disputes to such authorities. सेक्शन 10A इंपॉर्टेंट है चैप्टर 3 का, वॉलेंट्री रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। चैप्टर 4 तो हो गया, चैप्टर 4 में हो गया प्रोसीजर्स, ठीक है। चैप्टर 4 पे है प्रोसीजर, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटीज। इन स्लाइड्स का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चैप्टर 5 है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट से रिलेटेड एंड चैप्टर 5A है ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड। सेक्शन 25H इंपॉर्टेंट है, री एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिट्रेंच्ड वर्कमैन। सेक्शन 22, 23 एंड 24 इंपॉर्टेंट है, 23 एंड 24। 22 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, 23 है जनरल प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, 24 है इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। 11A is important, powers of labor court, tribunals, national tribunals to give appropriate relief in case of discharge or dismissal of workmen. ये ऐसा जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ। 25H, एक सेक्शन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 25M जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ ले ऑफ, वो भी इंपॉर्टेंट है। 25M इज प्रोहिबिशन ऑफ ले ऑफ, तो इसमें मेंशन नहीं है। ये तीन सेक्शन, सेक्शन 22, 23 एंड 24, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है सेक्शन 9C, इसमें इंपॉर्टेंट है 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, ठीक है। 10A, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। में देखिए इधर दिया गया प्रोहिबिशन ऑफ ले ऑफ। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा आई थिंक यही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को कोई और इंपॉर्टेंट लगे तो आप लोग मार्क कर लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये देखिए ये शेड्यूल्स दिए गए हैं। शेड्यूल्स की मैं एक आप लोगों के लिए सेपरेट क्लास लेकर आऊंगी जिसमें सारे ही एक्ट्स के मैं शेड्यूल कवर कर लूंगी, ओके। ठीक है, आइए पहले हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या है। एज पर सेक्शन 5 Clause 2 of Industrial Dispute Act, the appropriate government is empowered to constitute a board of conciliation. What can be the maximum number of members in the board of conciliation, including a chairman?
चेयरमैन को इंक्लूड करिए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 5 में है। और ये बात इससे रिलेटेड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से रिलेटेड बात है वो किस में बोली गई? सेक्शन 5 क्लॉज 2 में। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को कौन अपॉइंट करता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद इन हाउ मेनी डेज द ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी में कंप्लीट इट्स प्रोसीडिंग ऑन द रिसेप्ट ऑफ रिटन एप्लीकेशन। कितने दिनों के अंदर ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी को अपनी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट कर लेना चाहिए? विद इन 30 डेज, ऑप्शन सी। Which of the following were included as the unfair labor practices in the amendment of the Industrial Dispute Act? Refusal by the employers to bargain collectively in good faith with the recognized trade union. Refusal है. Refusal by recognized union to bargain collectively in good faith with the employer. Workers in trade unions indulging in coercive activities against certification of a bargaining representative. Refusal to honor a collective agreement. So option जहाँ जहाँ D है वहाँ वह eliminate होके option A will be the right option. Under this section of the Industrial Dispute Act of 1947, the appropriate government is empowered to constitute the Industrial Tribunal. अब हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। सेक्शन 3 वर्क्स कमिटी, सेक्शन 4 है हमारा बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर, सेक्शन 5 है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, सेक्शन 6 है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, सेक्शन 7 है लेबर कोर्ट, 7A है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। ठीक है, 7A है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड सेक्शन 7B आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या है। इसका ऑप्शन होगा सी। Which of the following industrial disputes come under the jurisdiction of the labor courts under section 10 of the Industrial Dispute Act? ये 4 स्टेटमेंट्स A, B, C and D। कौन कौन से लेबर कोर्ट के अंदर आते हैं? 3 आते होंगे, एक इसमें से इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के अंदर आता है। लीव विथ वेजेस एंड हॉलीडेज के जो C है हमारा वो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के अंदर आता है। बाकी 3 जो है हमारे वो आते हैं लेबर कोर्ट में। That is option B is the right option. Given below are the various authorities under the Industrial Dispute Act. Arrange them in ascending orders of their sections. अब आप लोग देखिए, मैंने इन्हीं सारे के लिए मैंने आपको बताया था ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं हम लोग फिर से अगेन रिपीट करते हैं। बोर्ड ऑफ वर्क्स कमिटी से याद रखिए सेक्शन 3, कंसिलिएशन ऑफिसर सेक्शन 4, डी से स्टार्ट होगा बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन से सेक्शन 5 से। तो डी से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है जो कि है हमारा सेक्शन बी, ऑप्शन बी। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 10A। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। इस एक्ट में 120 सेक्शंस हैं और 3 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन है और एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। कब फोर्स में आया है ये सब हम लोग शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट देख रहे हैं। ठीक है, कब फोर्स में आया? 1 अप्रैल 1949। राइट डाउन कर लीजिए कब फोर्स में आया? 1 अप्रैल 1949। 120 सेक्शंस हैं, 3 शेड्यूल्स हैं, प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन है और इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन में आते हैं हम लोग। कौन कौन सी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं? सेक्शन 2 CA कॉम्पिटेंट पर्सन, सेक्शन 2 क्लॉज CB हजार्डस प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 क्लॉज CB हजार्डस प्रोसेसेस, ये सब मैच द फॉलोइंग में आते हैं। ठीक है, प्लीज उसको लाइटली मत लीजिएगा, डेफिनेशंस को भी। सेक्शन 2 क्लॉज के
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सेक्शन 2 क्लॉज M फैक्ट्री, सेक्शन 2 क्लॉज N ऑक्यूपायर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है, अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। फिर आता है सर्टिफाइंग सर्जन को कौन अपॉइंट करता है। सेक्शन 10 के अंदर आता है सर्टिफाइंग सर्जन, एंड सर्टिफाइंग सर्जन को अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। अब हमारे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3, 4, 5, 3, 4, 4A, चैप्टर 5, चैप्टर 6, ये सारे ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब इनको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सारे चैप्टर 3 में आता है हेल्थ से रिलेटेड, सेक्शन 11 से लेकर 20 तक। चैप्टर 4 के अंदर आता है सेफ्टी। ये सभी आते हैं मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। अरेंज करने को आ गया सीक्वेंस में या मैच द फॉलोइंग में आ गया। सो आप लोगों को इन सबके सेक्शंस याद रखने हैं। चैप्टर 4 में आता है सेफ्टी, ये इंपॉर्टेंट है। फेंसिंग ऑफ मशीनरी। 23 इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन्स। सेक्शन 27 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर। 40B सेफ्टी ऑफिसर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर से। चैप्टर 4-8 से सभी इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं। जैसे एक बार पूछा गया था राइट ऑफ वर्कर्स टू वार्न फॉर इमिनेंट डेंजर कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो सेक्शन 441 और क्लॉज H में दिया गया है, राइट ऑफ वर्कर्स टू वार्न अबाउट इमिनेंट डेंजर। 41G इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये जो मैंने मार्क करे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 41 क्लॉज A। चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट है पूरा ही। चैप्टर 6 जो है हमारा वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स, इससे तो आप लोगों को थोड़ी थ्योरी देखनी पड़ेगी। वर्किंग आवर्स, वीकली आवर्स क्या होते हैं, वीकली हॉलीडेज क्या होते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं रजिस्टर से रिलेटेड आता है हमारा 73 और 62 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर्स एंड रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स कौन कौन से सेक्शन में आता है। ये सारे ही थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं ज्यादा, ठीक है। तो पेनल्टीज नहीं इंपॉर्टेंट है इतनी। और ये 3 शेड्यूल हैं इसके अंदर, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं few questions. Which of the following are the welfare provisions in the Factories Act of 1948? आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सही से नहीं फ्रेम है क्या। फर्स्ट एड फैसिलिटीज हो गया, कैंटीन फैसिलिटीज हो गया, फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स, ये कौन से उसमें आता है चैप्टर में, चैप्टर 5 में आता है, ठीक है। बाकी वीकली हॉलीडे हमारा आता है चैप्टर 6 में। सो ये एलिमिनेट हो जाएगा और A, B, D हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, PQR कंस्ट्रक्शन कंपनी है एक, इज अ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट रिसीविंग द प्रोडक्ट्स इन बल्क, unpacking such bulk products, packing them according to the customer requirements and dispatching such products to customers. Such an act is considered as which of the following? Manufacturing process, service work, transmission machinery या occupier? It's the manufacturing process. Can any one of you tell me the section of the manufacturing process and the section of occupier? इसका आंसर होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आप लोग मुझे इसके सेक्शंस बताएंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ऑक्यूपायर के। नहीं पता है तो सर्च करेंगे। As per the Factories Act of 1948, which of the following are compulsory before making a young person work on a dangerous machine?
He should be fully informed about the danger. Yes. He should possess a diploma in technical operation. He should have received the required training to work on the machine. He should be under adequate supervision. A, C and D. B नहीं होगा. He should possess a diploma वाला question नहीं होगा. ठीक है. अरेंज द फॉलोइंग हेल्थ प्रोविजंस. ये सब PYQs है. देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आया है. पहले तो बताइए कौन कौन से चैप्टर के अंदर आते हैं. ये आता हमारा चैप्टर 3 के अंदर. प्लीज अरेंज कर लीजिएगा आप लोग अपने सेक्शंस को देख करते हुए. नेक्स्ट है, हु अपॉइंट द सर्टिफाइंग सर्जन फॉर द पर्पस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948. कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट. Which of the following are not the welfare and amenities within the presence of the establishments? Welfare कौन से चैप्टर में आता है? चैप्टर 5 में. कौन नहीं है? Which of the following are not the welfare and amenities पूछा गया है. सो हमारा मेटर्निटी बेनिफिट नहीं होगा और बेनिवोलेंट फंड नहीं होगा. बी एंड ई नहीं होगा. दैट इज ऑप्शन बी. टू स्टेटमेंट्स हैं. स्टेटमेंट 1 क्या है? द प्रोविजंस रिलेटिंग टू हैजार्डस प्रोसेस अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1940 इज गिवन इन द चैप्टर 4 ऑफ दिस एक्ट. द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट अ साइट अप्रेजल कमेटी. यस. चैप्टर 2 सही है, चैप्टर 1 नहीं सही है. बिकॉज क्यों गलत है? बिकॉज इट इज गिवन इन द चैप्टर 4 ए. चैप्टर 4 में हमारा सेफ्टी दिया गया, चैप्टर 4A में हमारा हैजार्डस प्रोसेस दिया गया. अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजंस इन असेंडिंग ऑर्डर. हेल्थ से रिलेटेड है जो कि चैप्टर 3 में दिए गए हैं. आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने माइंस एक्ट ऑफ 1952. माइंस एक्ट ऑफ 1952. माइंस एक्ट ऑफ 1942 आता है. ये भी हमारा प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन है. एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. कब इनैक्ट हुआ था? नोट डाउन कर लीजिए. 15 मार्च 1952 को. 15th ऑफ मार्च 1952 को. और फोर्स में आया था 1 जुलाई 1952. 1 जुलाई 1952. Section 2 is related to definitions. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग इस एक्ट का भी. सेक्शन 11 सर्टिफाइंग सर्जन है. सेक्शन 12 कमिटीज है. फंक्शंस ऑफ कमिटीज, पावर्स ऑफ कमिटीज हो गई. नाइनटीन में ड्रिंकिंग वाटर आता है. सेक्शन 20 में कंजर्वेंसी आता है. सेक्शन 21 में मेडिकल अप्लायंसेस आता है. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट सेक्शन 19 में है हमारा ड्रिंकिंग वाटर, सेक्शन 20 में कंजर्वेंसीज एंड सेक्शन 21 में मेडिकल अप्लायंसेस. चैप्टर 4 है, इसमें चैप्टर 9 तक, चैप्टर 10 तक है. ठीक है, चैप्टर्स भी याद रखने इस एक्ट के. कितने चैप्टर्स हैं और कौन से चैप्टर में क्या है. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. So, first aid room shall be provided and maintained in every mine employing how many persons? कब फर्स्ट एड रूम प्रोवाइड होगा? 150 जब वर्कर्स होंगे तब फर्स्ट एड रूम प्रोवाइड होगा. 150 या मोर. नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट ऑफ 1970. कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट
नोट डाउन कर लीजिए इनैक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट डेट इसकी। इनैक्ट हुआ था या पास हुआ था 5 सितंबर 1970 और कब इन्फोर्स हुआ था 10th of February 1971। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। 35 सेक्शंस हैं, 7 चैप्टर्स हैं इस एक्ट में। 35 सेक्शंस हैं, 7 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले चैप्टर है प्रिलिमिनरी। सेक्शन 1 डील्स विद शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 डील्स विद डेफिनेशंस। डेफिनेशन इसके अंदर सेक्शन 2 क्लॉज बी में कॉन्ट्रैक्ट लेबर की है। सेक्शन 2 क्लॉज एच में वेजेस की है। सेक्शन 2 क्लॉज जी में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है। ये इंपॉर्टेंट है कौन से एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। ये सेक्शंस ये उस मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, सीक्वेंस में अरेंज करने को आ सकते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर सेक्शन 6 में है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट्स, रिवोकेशन, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, प्रोहिबिशन। देन आता है चैप्टर 4, आता है सेक्शन 11 अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफिसर्स, लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ग्रांट ऑफ लाइसेंस, रिवोकेशन या सस्पेंशन। सेक्शन 15 अपील। ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 में सेक्शन 16 कैंटीन, 17 रेस्ट रूम, 18 अदर फैसिलिटीज एंड 19 फर्स्ट एड फैसिलिटीज। सेक्शन 21 रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस? Contractor is responsible for the payment of wages. If the contractor is not being done, who's the किसकी responsibility होगी? Principal employer की। Who registers the establishment under the Contract Labor Act and provides the certificate of registration? It's the registering officer, that is option A. नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट। जल्दी से देख लीजिए। It extends to whole of India. Interstate Migrant Workmen Act is also a protective legislation. सेक्शन 2 में डेफिनेशंस आती हैं। डेफिनेशंस, ठीक है, डेफिनेशन हो गया। सेक्शन 3 आता है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स। रजिस्ट्रेशन अगेन सेम एज द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। रिवोकेशन, प्रोहिबिशन, अपॉइंटमेंट, लाइसेंसिंग, ग्रांट, रिवोकेशन एंड अपील, ठीक है। सेक्शन 14 एंड 15 इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस एंड जर्नी अलाउंस, ठीक है। सेक्शन 16 है अदर फैसिलिटीज। 17 है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इस एक्ट में। See the question. Interstate Migrant Workmen Act applies to every establishment in which there are how many workmen? 5 or more workmen in the preceding 12 months. 5 or more. Next आते हैं the Child Labour Prohibition and Regulation Act of 1986. The Child Labour Act. इस एक्ट में चैप्टर्स नहीं है, पार्ट्स हैं। पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। Part 1 is short title, extent and commencement and definitions. Definitions important है इसमें। Section 2 clause 5 family की important है, ठीक है। और Section 2 clause 2 जो कि है child। ये definitions important है, sections important है। Section 5 important है, Constitution of Child Labor Technical Advisory Committee। कौन constitute करता है? चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? इस दी सेंट्रल गवर्नमेंट।
ठीक है, क्वेश्चंस देख लेते हैं. द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड कंटेन्स हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स. As per the Child and Adolescent Labour Act, the period of work of adolescent shall be so arranged that inclusive of its interval of rest, it shall not be spread over more than कितना spread over होना चाहिए? It's of 6 hours. लास्ट एक्ट में हम लोग आते हैं अपने द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट ऑफ 1996. चैप्टर 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन एंड डेफिनेशंस है. कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है? सेक्शन 2 क्लॉज डी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन. ठीक है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क ही. ये कमिटीज इंपॉर्टेंट है. कौन कौन सी कमिटीज आती हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट और उनकी डेफिनेशन उनके सेक्शंस इंपॉर्टेंट है. अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है. रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टैब्लिशमेंट्स, ये मैं सिर्फ सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रेशन, रिवोकेशन, अपील एंड इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन. ये देखिए इंपॉर्टेंट है. 35, 36, 37, 33, 34, 32. 32 से लेकर 37 सेक्शन इंपॉर्टेंट है. सेफ्टी कमिटी, सेफ्टी ऑफिसर्स, ठीक है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं. अब क्वेश्चन देख लेते हैं. कौन कौन सी कमिटीज है इसके अंदर? सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, स्टेट एडवाइजरी कमिटी एंड एक्सपर्ट कमिटी. सी नहीं होगा. सो ऑप्शन ए, बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. Under the Building and Other Construction Workers Act, crutches shall be provided in every place. अब crutch कौन से सेक्शन में आता है ये देखिए, सेक्शन 35. B and C, where is in more than 50 female building workers are ordinary employed, जहाँ 50 female building workers होंगी, and for the use of children who are under the age of 6 years. Match the following with their years. अब हम लोग ने सारे एक्ट्स कर लिए, इसीलिए इनके ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है. चाइल्ड लेबर एक्ट आता है 1986, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन 1996, माइंस एक्ट ऑफ 1952 एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट ऑफ 1970. अब ये देखिए, प्लांटेशन लेबर एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है. क्या क्या इंक्लूड करता है प्लांटेशन लेबर एक्ट? ड्रिंकिंग वाटर, conservancy and medical facilities. A, C and E, that is option C. This is all for today's class. I hope you will find this session valuable and informative. I have covered all the acts and their important sections. Please like the class, share with your friends, subscribe the channel अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, and comment if you have any doubt. Thank you so much.